नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद गोरी गजनवी इनको देख लिया है। अब देखते हैं हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत, जो लगभग 320 वर्षों का था। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इस दिल्ली सल्तनत पर यदि शासक की बात की जाए तो 5 वंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। इनका एक कूट है, ट्रिक है, गुलाब खिला तोड़कर सूंघ लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन 5 शासकों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। सबसे पहला आता है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक माना जाता है, लगभग 84 वर्ष। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे हैं शासक खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक माना जाता है, लगभग 30 वर्ष। और इसके संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक हैं। इसके बाद आता है दोस्तों तुगलक वंश। 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, लगभग यह 94 वर्षों का समय था, 94 वर्ष। इसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश आता है, लगभग 37 वर्ष तक। इसके संस्थापक हैं खिज्र खां। खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना किया था। इसके बाद लोदी वंश या अफगान वंश आता है, जो 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक या इसका कार्यकाल माना जाता है। 75 वर्ष तक लगभग इन्होंने शासन किया था। इसके संस्थापक हैं लोदी वंश के बहलोल लोदी। तो आइए हम दोस्तों चर्चा करते हैं एक एक वंश का। गुलाम वंश को लेकर इतिहासकार में एक मतभेद है। गुलाम वंश को लेकर इतिहासकारों में एक मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि इन्हें गुलाम वंश कहना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सभी सुल्तान दास्ता से मुक्त हो चुके थे। कुछ लोगों ने कहा इन्हें गुलाम वंश कहना उचित नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा जितने भी शासक थे सभी दास्ता से मुक्त हो चुके थे। अतः इसे मामलुक तुर्क कहा जाए, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। मामलुक तुर्क शब्द का अर्थ स्वतंत्र माता पिता के संतान के रूप में स्वीकार किया गया। मामलुक तुर्क यानी इसका शब्द अर्थ स्वतंत्र माता पिता के संतान के रूप में स्वीकार किया गया। इस तर्क को भी अस्वीकार करते हुए इतिहासकार ने कहा, कुछ इतिहासकार ने इसको भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि गुलाम वंश के शासकों को आरंभिक तुर्क शासक कहना ही उचित होगा। कुछ लोगों ने कहा मामलुक, कुछ लोगों ने कहा गुलाम वंश के शासकों को आरंभिक तुर्क शासक कहना ही उचित होगा, आरंभिक तुर्क शासक। तो आइए देखते हैं दोस्तों गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। गुलाम वंश में 3 वंश हुए। पहला कुतुबी वंश, जो 1206 से 1211 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें 2 शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। गुलाम वंश में कुतुबी वंश के बाद शमसी वंश आता है। शमसी वंश में जो 1211 से 1265 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है शमसी वंश का। इसमें इल्तुतमिश
रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, इतने सभी जो हैं शमसी वंश में आते हैं। और इसके बाद बलबनी वंश ने भी इस गुलाम वंश में शासन किया। बलबनी वंश जो 1265 से 1290 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है, जिसमें है बलबन, कैकुवाद और क्यूमर्स। इस तरह से तीनों ने मिलकर के गुलाम वंश को पूरा किया था। उपरोक्त सारणी के अनुसार गुलाम वंश में कुल 3 वंशों के 11 शासकों ने शासन किया था और इसमें कुल 9 सुल्तान हुए थे। 11 शासकों ने शासन किया था, कुल 9 सुल्तान इसमें हुए थे। इसके बाद चले शुरू करते हैं दोस्तों कुतुबी वंश से। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1280 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की मुसलमान था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है तुर्की मुसलमान था। उसके माता पिता तुर्किस्तान के रहने वाले थे। बचपन में निसापुर यानी गाजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने ऐबक को खरीद लिया। बाद में निसापुर के एक गाजी थे फखरुद्दीन अजीज कूफी ने ऐबक को खरीदा, उसे सैन्य शिक्षा प्रदान किया। उसी समय ऐबक जब इनको सैन्य शिक्षा प्रदान कर दिए, गाजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने खरीद करके बचपन में ही निसापुर से खरीदा था, तो उसी समय ऐबक कुरान पढ़ना भी सीख लिए थे। कुरान पढ़ना भी सीख गया था। इसके बाद फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी की मृत्यु के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्रों ने गजनी ले जाकर मोहम्मद गोरी को इनको बेच दिया था। मोहम्मद गोरी को ऐबक को बेच दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी ने उन्हें आमिर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान का पद प्रदान किया मोहम्मद गोरी ने। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात इंद्रप्रस्थ नगर में मोहम्मद गोरी ने सैन्य मुख्यालय स्थापित करके उसका प्रमुख कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन 1192 ईस्वी में काफ़ी अच्छा कार्य किया था, इसीलिए इनसे खुश होकर मोहम्मद गोरी ने इनको सैन्य मुख्यालय स्थापित करके वहाँ का प्रमुख कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बनाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर मेरठ के विद्रोहों का दमन किया। कुतुबुद्दीन ने अजमेर मेरठ आदि विद्रोहों का दमन किया और अन्य क्षेत्रों में अधिकार करने में सफल भी हुआ। उसे भारत में तुर्की राज्य का पहला शासक एवं संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का पहला शासक एवं संस्थापक माना जाता है। पहला शासक एवं संस्थापक इनको माना गया तुर्की राज्य का, क्योंकि मोहम्मद गोरी गजनी का सुल्तान रहा। वह कभी भी दिल्ली का सुल्तान नहीं रहा। केवल भारत में विजित भूभागों को गजनी राज्य का अंग बनाया था मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी अपुत्र था, उसके कोई पुत्र नहीं था, निसंतान था। अतः लाहौर के तुर्की सरदारों ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में जब कोई नहीं था, लाहौर बुलाकर कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गोरी का दास ताजुद्दीन याल्दौज गजनी पर अधिकार कर लिया और नसरुद्दीन कुबाचा उच्च पर अधिकार करके वो सभी लोग शासन करने लगे। ऐबक को अन्य के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे लाख बख्श, चंद्रमा का स्वामी, हातिम द्वितीय, पील बख्श, कुरान खां आदि आदि के नाम से इनको जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करता था।
कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करता था, इसलिए उन्हें लाख बख्श कहा जाता था। लाखों में दान करने के कारण ही इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। हाथियों को दान करता था, अतः उसे पील बख्श कहा गया। कुरान का 700 पाठ करता था, इस वजह से उसे कुरान खा कहा गया। इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि प्रदान किया था। मिनहाज उस सिराज ने कहा था, ए हातिम द्वितीय, ऐसा कहा। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया तथा इनकी उपाधि थी मलिक एवं सिपह सालार। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी मलिक एवं सिपह सालाकार, सिपह सालार इनकी उपाधि है। आइए देखते हैं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का वैवाहिक संबंध क्या रहा। वैवाहिक संबंध। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने प्रतिद्वंदी यल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया। अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्होंने वैवाहिक संबंध सभी दुश्मनों से कर लिया। स्वयं अपने प्रतिद्वंदी यल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद विद्रोहों का भय, इस पे देखते हैं। ईरान में ख्वारिज्म शाह गजनी पर आक्रमण करने की तैयारियां करने लगा। ईरान में एक ख्वारिज्म शाह था, उसने गजनी पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। जब यह तैयारी कर रहा था तो अपनी स्थितियों को भांप कर यल्दौज ने पंजाब की ओर प्रस्थान किया। वह पंजाब चले गए। सोचे कि मैं इसके लड़ने लायक नहीं हूँ, मेरी स्थिति कमज़ोर है। तब गजनी की प्रजा ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी आमंत्रित किया। आप महमूद गजनवी आप आइए, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक आप गजनी आइए। ख्वारिज्म शाह का भय कुतुबुद्दीन ऐबक को था। ख्वारिज्म शाह का भय कुतुबुद्दीन ऐबक को था, क्योंकि गजनी पर अधिकार करने के पश्चात ख्वारिज्म शाह भारत पर भी आक्रमण करता। अब क्या करते, कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी जाकर ख्वारिज्म के आक्रमण को विफल करके 40 दिनों तक गजनी में शासन किया। उन्होंने वहां जाकर के उनकी आक्रमणों को विफल कर दिया। इसके बाद 40 दिनों तक गजनी में शासन किया। फिर गजनी की प्रजा ऐबक की शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थी। इस वजह से ऐबक गजनी छोड़कर लाहौर चला आया। तब यल्दौज गजनी पर पुनः अधिकार कर लिया। अभी तक भाग गया था, लेकिन पुनः हुआ, फिर से वापस आ गया। आइए देखते हैं दोस्तों, दास्ता सेन को मुक्ति कैसे मिली। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया था। अब देखते हैं दोस्तों, दरबारी इतिहासकार। इनके दरबारी इतिहासकार थे हसन निजामी और फरब्रे मुदब्बिर। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी इतिहासकार थे हसन निजामी, फरब्रे मुदब्बिर, 2 इतिहासकार थे। यदि स्थापत्य कला की बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में मेहरौली नगर की आधारशिला रखा। जो मेहरौली नगर है दिल्ली में, इनकी आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। मेहरौली नगर में कुव्वत उल इस्लाम नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया। जहां मस्जिद बनवाई गई, वहां 28 जैन एवं वैष्णव मंदिरों का अवशेष था। यह भारत की बनवाई गई इंडो इस्लामिक शैली में पहली मस्जिद थी। दोस्तों देख लीजिए, एक कुतुब मीनार है, एक कुतुब मीनार है। 1 2 3 4 5 इसमें मंजिला है। इसकी नींव 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। इसके बाद दूसरा और चौथा से लेकर के 2 3 4 का 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इन्हें पूर्ण करवाया। नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन 4 मंजिला तक इनका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था 1232 ईस्वी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद 5वां मंजिले का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी एवं सिकंदर लोदी ने भी करवाया था, पुनर्निर्माण कार्य। इसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहरौली, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मेहरौली नगर में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव डाला था। उसकी इच्छा 4 मंजिलों तक करवाने की रही, किंतु इनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी कार्य को इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने इनके बारे में देखा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था। यह विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ की तरह था। ये देख लीजिए चित्र दोस्तों, बना लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा यही है, एक मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। उस स्थान पर विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ द्वार बनवाया गया। संस्कृत विद्यालय था। यहाँ पर विग्रहराज बिसलदेव ने संस्कृत विद्यालय बनवाया था। इसी स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। उसकी दीवारों पर वर्तमान में विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हरिकेल की पंक्तियां भी उत्कीर्ण हैं। इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी और फब्र मुदब्बिर नामक 2 इतिहासकार थे। हसन निजामी मोहम्मद गोरी का भी इतिहासकार रहा था। जो हसन निजामी है दोस्तों, यह मोहम्मद गोरी का भी इतिहासकार रहा था। हसन निजामी जो था दोस्तों, हसन निजामी फारसी भाषा में ताज उल मासिर नामक ग्रंथ की रचना भी किया था। इस ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन भी किया गया है दोस्तों। यदि दोस्तों मृत्यु की बात की जाए तो लाहौर में चौगान या पोलो का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। इसने लाहौर में दफना करके यहाँ मकबरा बनवाया गया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद अगली क्लास में दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।